आज कुछ लोग नए जुड़े होंगे, है ना। तो भाई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां से शुरू कर लें अपनी जिंदगी। जो लोग नए जुड़े हैं आज से जुड़े, जो टॉपिक उनका पिछला रह गया वो अलग से करा दिया जाएगा, समझ गए। इसके पहले एक टॉपिक, क्योंकि ये फेजेस जुड़ते जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सुपर अचीवर, ड्रॉपर, ये बैच का नाम है। ये यूं मान लीजिए कि ये पूरे स्ट्रीम है, इसके अंदर बीच बीच में फेजेस जुड़ते जाएंगे। तो अभी एक फेज जुड़ा है, फिर बाद में एक और फेज जुड़ेगा। तो जो भी जहां से जुड़ेगा वो नए चैप्टर से स्टार्ट करेगा, पिछला जो छूटा होगा उसको बाद में करा दिया जाएगा, समझ गए बात। तो इसके पहले स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुका है, वो आपको बाद में करा दिया जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल क्लास के आखिरी में मैं दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना सभी को, है ना। उस पर सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, उसी पे सब मॉड्यूल वॉड्यूल सब मिलता रहेगा, क्लासेस की जानकारी सब कुछ वहीं पे। क्लास के एंड में टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, ठीक है। क्लासेस रेगुलर करनी है, ऐसा मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन लोग करते नहीं है, तो इसीलिए अगला बैच बनता है। और ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगला बैच थोड़ा सीमित बने, मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगे, मुझे पता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई सिस्टमेटिक होगी, जैसे आप यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स क्लास के साथ बनाने हैं। कुछ छूट जाए तो क्लास के बाद भी बना सकते हैं। पार्शियल नोट्स यहाँ बना लीजिए, पार्शियल क्लास के बाद बना लीजिए, नोट्स यहीं से बनाने। पीडीएफ डाउनलोड फॉर्म में आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। रिकॉर्डिंग भी पड़ी रहती है, आपको छूट जाए तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या फिनोमेना है। एड्सॉर्प्शन पे आ जाइए। तो एड्सॉर्प्शन को समझने से पहले मॉड्यूल ही डीपीपी है, डीपीपी मॉड्यूल है, गंगाधरी शक्तिमान उस टाइप से, है ना। आपको बस 3.5 काम करने हैं पूरी पढ़ाई के दौरान। पहला, क्लास करिए रेगुलर, है ना। देखिए पहला सी समझ गए, पहला सी है क्लास करना। दूसरा है मॉड्यूल लगाना, ठीक है। तीसरा है मॉड्यूल लगाने के बाद पीवाईक्यू लगाना। और 3.5 काम बोले मैंने, तो 3.5 में 0.5 वाला जो काम है वो एनसीईआरटी के बॉक्स पढ़ना, जहां जहां बॉक्स बनाए बस वो, सिर्फ उतना। अपेंडिक्स टाइप जो होते हैं, जो बॉक्स बने होते हैं, बाकी कोई डिटेल में एनसीईआरटी खोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप पूरी एक एक लाइन ऐसे से पढ़ रहे हैं, उतनी जरूरत नहीं। बस बॉक्स, जहां जहां भी आपको ऐसे बॉक्स दिख जाए, कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिखे हों, है ना, कोई ऐसी बात लिखी हो हाईलाइट करके, तो वो बस देखें। चलिए लेक्चर नंबर 1। 3 प्रकार के फिनोमेना होते हैं। एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, और एक होता है सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। तो तीनों में डिफरेंस समझिए पहले। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे कि एड्सॉर्प्शन समझाओ, तो एड्सॉर्प्शन में आप क्या समझेंगे उसको? देखिए एड्सॉर्प्शन के अंदर जैसे ये सरफेस है, ये कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सरफेस पे कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, अंदर भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर पार्टिकल इसके ऊपर आकर के ऐसे जुड़ गए यहाँ पे, क्रॉस का मतलब ये नहीं कि गलत है समय, क्रॉस का मतलब पार्टिकल जुड़ गए। तो बाहर से कुछ पार्टिकल इसकी सरफेस पे जुड़ गए, तो इसको बोलेंगे आप एड्सॉर्प्शन हुआ है। अगर पार्टिकल अंदर पहुंच गए, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, बल्क में पहुंच गए ना, बल्क, इसको बोलते हैं बल्क, तो ये एब्जॉर्ब हुआ है। और अगर दोनों हो गया कार्यक्रम, मतलब ये भी और वो भी, तो
इसको बोलते हैं सॉर्प्शन। ये सॉर्प्शन। तो ध्यान दें कि अगर आप इन दोनों फिनोमेना को जोड़ दें, फर्स्ट और सेकेंड को, तो आपको थर्ड वाला मिल जाएगा। तो कोई पूछे भाई साहब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये मिल जाता है सॉर्प्शन। इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है? केवल ये वाला सरफेस फिनोमेना, एडसॉर्प्शन। तो हमें चर्चा करनी है एडसॉर्प्शन पे। तो अब आगे से हम चर्चा शुरू करते हैं एडसॉर्प्शन पे। चलिए भी, एडसॉर्प्शन क्या होता है? स्लाइड नंबर 2। जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ सिस्टमेटिकली, स्लाइड बना के 1 2 3 4 नंबरिंग एकदम प्रॉपर है। ऐसे आपको नोट्स बना लेने कॉपी में। अब नोट्स बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप स्लाइड नंबर 1 एक पेज पे लिखा, भाई साहब कई इतने भी तेज होंगे, कह रहे हैं एक पेज पे मान लो मैं स्लाइड नंबर 1 यहाँ तक लिखूं, यहाँ तक होगी तो बाकी का पूरा पेज छोड़ दूं क्या? इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो पहली बात तो प्रश्न नहीं है, वो एक विचारधारा है। समझ रहे? उनको प्रश्न की श्रेणी में लाकर उनका अपमान मत करिए, वो एक विचारधारा है ना, बड़ी चीज है थोड़ा। अब देखिए एडसॉर्प्शन पे चर्चा करते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, पहला पॉइंट लिखे। परिभाषा ये देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए तो अपने आप आपको दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेंट क्या होता है? देखिए एडसॉर्बेट वो होता है जो एडसॉर्बेंट की सरफेस पे आकर के एडसॉर्ब होता है, बराबर? तो आपको दोनों का डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो गई। एडसॉर्बेट वो होता है जो एडसॉर्ब होता है, एडसॉर्बेंट वो होता है जिसकी सरफेस पे आकर के वो एडसॉर्ब होता है। आगे बढ़ जाइए, मैकेनिज्म कैसे, क्यों होता है एडसॉर्प्शन? मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, अब इस कंटेनर में दो जगह पार्टिकल होते हैं, एक सरफेस पे एक बल्क में। सरफेस बल्क का अंतर समझ पा रहे हैं? सरफेस मतलब टॉप बिल्कुल बाहर की तरफ, बल्क मतलब भीतर अंदर। तो बल्क यहां जैसे मान लीजिए बीचों बीच में एक पार्टिकल है, ये बल्क में एक पार्टिकल यहां पे, तो उसका बोलेंगे ये सरफेस का पार्टिकल है, ठीक है? दोनों पार्टिकल पे जो फोर्सेस लगेंगे वो अलग अलग तरीके से लगेंगे, क्योंकि देखिए इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल इक्वल है, इधर भी पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल, इधर भी, इधर भी, तो कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे एक जैसे पार्टिकल है तो इसको इधर भी अट्रैक्शन मिलेगा तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा तो इधर भी मिलेगा, तो बैलेंस हो जाएंगे सब बैलेंस हो जाएंगे। तो जो बल्क का पार्टिकल होता है उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 0। तो ये कहां का पार्टिकल है? बल्क का। इसमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देख चेक करेंगे तो आएगा 0। लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल होता है जैसे कि ये, इसमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होता। कारण उसका देखिए, ये पार्टिकल इसको इधर घसीटेगा, ये इसको इधर घसीटेगा, ये इसको इधर घसीटेगा, इधर नीचे इधर, लेकिन ऊपर की तरफ पार्टिकल ही नहीं है।
है ना। तो जो ऊपर की तरफ पार्टिकल नहीं है तो बताइए फिर इसके ऊपर नेट फोर्स बैलेंस नहीं हो पाया भाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके ऊपर नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल फोर्सेस। ऐसे कुछ फोर्स जो बैलेंस नहीं हो पाए। तो बताइए सरफेस पे क्या ऐसे कुछ फोर्सेस मौजूद हैं जो रेसिडुअल में बचे हुए हैं, जो बैलेंस नहीं हो पाए। तो इसलिए सरफेस पे एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, बराबर। यहीं से सरफेस फिनोमेना का जन्म होता है। क्योंकि देखिए कुछ भी होगा तो होता कुछ भी कोई क्यों करता है? स्टेबल बनने के लिए। आप यहां पे क्यों आए? स्टेबल बनने के लिए। मैं यहां पहले से क्यों हूं? समझ रहे हैं? तो हर चीज का कारण है, हर व्यक्ति स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, कह रहे और स्टेबल हाँ ठीक है। तो मतलब देखिए, हाँ, तो हर चीज स्टेबिलिटी, और कितना स्टेबल बनोगे बताइए। तो मतलब हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ टर्न करती भी है। तो जैसे कि देखिए ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या करेगी? अपने रेसिडुअल फोर्सेस को बैलेंस कराएगी। अब यहीं से एड्सॉर्प्शन शुरू होता है, ये समझे। 4 अच्छा, कितने लोग आज जुड़े हैं? आज आज पहली क्लास है जिनकी, वो लोग ऑप्शन में बी लिखेंगे, जरा जरा पता चले कितने लोग जनता नहीं जुड़ रही। और जो पुराने वाले हैं वो ए लिखेंगे, जो पिछली स्टेट्स ऑफ मैटर कर चुके हैं वो ए लिखेंगे, जो आज से सरफेस शुरू कर रहे हैं वो बी लिखेंगे। %32 नहीं जानता। अच्छा ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म है। तो मतलब यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर कर लें, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से, बड़े बड़े नाम है ना, बड़ी बड़ी बातें, उनमें से किसी को पकड़ लें आप, तो वहां से जो कंटेंट मिलेगा उन सबसे बेहतर कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा घर बैठे। आप आखिरी में ये बात चेक कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा होगा। उन सबसे बेहतर कंटेंट, उनसे ज्यादा क्लैरिटी, उनसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स, वेराइटी ज्यादा, उनसे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है घर बैठे। तो प्लस एक बहुत ही सुलझा हुआ प्लेटफॉर्म बन चुका है। जैसे मान लीजिए निखिल है, ये एक एड्सॉर्बेंट है। तो जो भी जनता आपके कोई दोस्त हो, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, कभी आपको लगे कि आपका कोई दोस्त भटक गया है, परेशान हो गया कोटा में, है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब मेरा ये सब्जेक्ट डूब गया है ना। कोटा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 महीने बाद उनकी आंखें खुलती हैं, किसी की 3 महीने बाद खुलती है, किसी की एक आंख खुलती है, किसी की दोनों खुल जाती हैं। तो अपना ना टाइम लेते हैं सब लोग, है ना। तो जब भी आपके किसी मित्र को लगे कि भाई साहब उसका ये सब्जेक्ट डूब गया है, उसको फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल मामला उसका क्लियर हो गया एकदम, अगला साल देखने लगा है साफ सुथरा, तो कुछ ना करे, एक सिंपल सा कोर्स ले ले, और जो भी मेरे क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दे। उसको ये सजेस्ट करिएगा, अगर आपका मित्र है, शत्रु है तो बिल्कुल मत करिएगा, उसको मतलब कहिएगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। अगर आपका मित्र है, उसका भला चाहते हैं, तो उससे कह दीजिएगा बाद में जब भी वो परेशान हो कि इसकी रिकॉर्डिंग देख डाले, जैसे वो कर लेगा ये काम तो उसको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसका काम बन जाएगा इसी साल में। नहीं तो फिर अगला साल आ जाता है। ऑफलाइन में तो एक बार अगर गड़बड़ हो गई, ऑफलाइन की पटरी ऐसी है कि एक बार चलती जल्दी रेल अगर एक बार उतर गई तो ऑफलाइन में गाड़ी अगले साल ही चढ़ती है फिर प्लेटफॉर्म पे। फिर क्या है कि बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। बीच में क्या है कि ऐसा आप कर नहीं सकते कि उस एजुकेटर से कहें भाई साहब एक बार फिर से शुरू से पढ़ाओ, संभव नहीं है। ठीक है, आप कारण जानती हैं, हर जगह बिजी रहता हो। तो एक बार अगर ये डिरेल्ड हो गया मामला, है ना, पटरी से उतरा, तो मतलब फिर अगली साल ही पटरी पर चढ़ता है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में हम लोग बहुत सारे मौके आपको देते हैं, आप कभी भी गलती करके वापस से पटरी पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने मित्रों को भी बताइए, कभी उनका भला करना चाहें अगर आप तो। बाकी तो आप समझदार है, करेंगे आप क्या ही, वो मेरे को पता ही है। अब देखिए ये सब कहना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कह देता हूँ, क्योंकि कई लोग देखिए कोटा में परेशान हो कि मतलब गलत कदम भी उठा लेते हैं, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीच में कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान लगे तो कम से कम उसकी ये मदद कर दीजिए कि उसको भाई प्लस पे आकर के थोड़ा पढ़ ले, समझ ले, या उसको आप अपना ही जो है उसमें ही पढ़ा के थोड़ा समझा देख लो भाई, एक बार 2-4 दिन मेरे इससे ऐप से ही क्लास करके देख लो, आइडिया लग जाएगा उसको कि हाँ भाई ठीक हो सकता है मामला। तो गलत कदम तो मत उठाए कम से कम। ठीक है, अब जैसे निखिल एक एड्सॉर्बेंट है ना, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कोटा में, काम नहीं होता फिर उसके, हर जगह, कुछ जगहों पे होता भी है लेकिन हर जगह नहीं होता है।
हर क्लास में वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, ये तो फैक्ट है। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 5% क्लासेस में ही सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम सुप्रीम लेवल का होता है, बाकी में फिर धीरे 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 मामला गिरता जाता है। अब देखिए निकेल एड्सॉर्बेंट है ना, निकेल एक एड्सॉर्बेंट है, तो इसकी सरफेस पे आकर के कोई एड्सॉर्बेट जुड़ेगा, जो एड्सॉर्बेट इसकी सरफेस पे जुड़ेगा उसका नाम है हाइड्रोजन। तो आपने देखा होगा Na+H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पढ़ा है, ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं, आप डबल बॉन्ड के ऊपर फेंक के मारते हैं Na+H2, है ना। तो ये देखिए, अब ये H2 गैस जब इसकी सरफेस पे आकर के एड्सॉर्ब होती है तो H2 को आप नाम क्या देंगे, H2 एड्सॉर्बेट है मेरे दोस्त, ठीक है, निकेल एड्सॉर्बेंट है, H2 एड्सॉर्बेट। अब अगर ये आकर किसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया तो ये जो उसके पोर्स थे सरफेस पे, ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये सब इसके पोर्स हैं, है ना, जहां पे आके पार्टिकल आकर के एड्सॉर्ब हो रहा है। तो यहां सरफेस पे बताइए क्या मौजूद होगी, इसी तरीके से रेसिडुअल फोर्सेस मौजूद होंगे जो बैलेंस नहीं हो पाए, क्योंकि सरफेस पे ऐसे पार्टिकल होते हैं। तो सरफेस के पार्टिकल पे फोर्स बैलेंस नहीं होता है ना, या आपने पीछे समझा भी पानी वाले एग्जांपल में, वैसा यहां भी होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है सरफेस वाला, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चेक करेंगे तो वो नेट में शून्य नहीं होंगे, और जब वो नेट में शून्य नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे कुछ रेसिडुअल फोर्सेस मौजूद हैं। रेसिडुअल फोर्सेस का मतलब है कि ऐसे फोर्स जो बैलेंस नहीं हो पाए, आप उन्हें आसान भाषा में बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। ये जितने अधिक होंगे सरफेस की स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज होगी, और सरफेस की स्टेबिलिटी जितनी डिक्रीज होगी सरफेस की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्रम समझें जरा, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट में बैलेंस नहीं होंगे, रेसिडुअल फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो सरफेस की स्टेबिलिटी गिरेगी, सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी। ये बात समझ में आती है, स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा, इस एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ये जो सरफेस पे मौजूद एनर्जी होती है इसको नाम देते हैं सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी की वजह से ही सरफेस अनस्टेबल है। अब क्या चाहेगी ये सरफेस, चाहेगी कि भाई साहब मेरे ऊपर आकर के कोई जुड़ जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है ना। तो बताइए ये भी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगी, उसके लिए इसके ऊपर H2 आकर के जुड़ेगा, और जब जुड़ जाएगा तो बताइए ये जुड़ते ही ये फोर्स बैलेंस होने लगेंगे, ये रेसिडुअल फोर्सेस कम होने लगेंगे, और अगर ये कम होने लगे तो स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने लगी तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी, ये होता जाएगा, एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एनर्जी घटती जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है ये एनर्जी कहाँ गई, सवाल समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। जब इसके ऊपर आकर के पार्टिकल H2 के जुड़ते जाएंगे तो ये फोर्स बैलेंस होते जाएंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होती जाएगी तो एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो एनर्जी थी पहले, अब नहीं है, कम है, तो गई कहां, एनर्जी खत्म तो हो नहीं सकती, थर्मो आपने पढ़ी कभी जीवन में, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, तो इसका मतलब अगर ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कहीं गई होगी, तो हो सकता है ये रिलीज हो गई हो सराउंडिंग में, है ना, उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लिंक कुल मिलाकर के एनर्जी कंजर्व रहती है, ये बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़िए, सरफेस एनर्जी की परिभाषा लिख लीजिए यहां पे। पढ़ें, द एनर्जी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ड्यू टू रेसिडुअल फोर्सेस, बचे हुए अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से सरफेस पे उपस्थित एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। और सरफेस ये चाहती है कि एनर्जी कम होती जाए, स्टेबिलिटी बढ़ती जाए, इसके लिए एड्सॉर्प्शन शुरू होता है, और जब एड्सॉर्प्शन शुरू होगा तो देखिए ये एड्सॉर्बेंट है, इसकी सरफेस पे ये एड्सॉर्बेट आकर के जुड़ गया, और जब ये जुड़ जाएगा तो दोनों मिल करके कुछ ऐसा सीन बना लेंगे, ठीक है। तो बताइए ये क्या था, ये निकेल था सॉलिड, ये क्या था, ये H2 था गैसियस, ये निकेल/H2 बन गया, है ना, जुड़ गया। तो एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना, एनर्जी कहाँ गई, फिर रिलीज हो गई होगी। तो आप कहेंगे ये रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई। अब उस एनर्जी का रिलीज होने के बाद क्या हुआ वो अगला एक प्रश्न है, लेकिन फिलहाल एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। तो कोई आपसे पूछे बताइए इस प्रकार के फिनोमेना कैसे होते हैं, इसीलिए तो आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने का मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा,
सेकेंड पॉइंट आपसे पूछेगा रैंडमनेस के बारे में क्या विचार है। रैंडमनेस समझते हैं, एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, थर्मो में पढ़ेंगे हालांकि डिटेल में बहुत ज्यादा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझते चलिए। रैंडमनेस का मतलब अव्यवस्था है ना, सब कुछ जैसे बिखरा बिखरा सा कमरे में मान लीजिए आपके, तो रैंडमनेस ज्यादा है। महिलाएं काफी सही से रखती हैं, है ना, कपड़े इधर रहेंगे, जूते उधर रहेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा व्यवस्थित रहती हैं, तो उनकी रैंडमनेस कम रहती है। बजाय पुरुष जो है सब कुछ इधर उधर फेंक देते हैं, जूते के बगल में ही कपड़े रहेंगे, है ना, तो उस टाइप का मामला है। तो पुरुषों की रैंडमनेस इस प्रकार से ज्यादा होती कमरे की, समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, हाँ डेफिनेटली। तो इसका मतलब पहले देखिए गैसियस फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में था, तो रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इनिशियल रैंडमनेस ज्यादा थी और यहाँ फाइनल रैंडमनेस जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो कम हो गई। तो आपसे पूछेगा रैंडमनेस के बारे में क्या विचार है आपके, तो आप कहेंगे रैंडमनेस भैया पहले ज्यादा थी क्योंकि गैस फ्री थी, अब ये एब्जॉर्ब हो गई है तो अब रैंडमनेस थोड़ी कम हो गई है, जुड़ गई आकर सरफेस में। तो रैंडमनेस डिक्रीज होती है, एक अगला पॉइंट यह है। इनिशियल रैंडमनेस ज्यादा थी और फाइनल रैंडमनेस डिक्रीज हो गई है। एंट्रोपी चेंज निकालें। एंट्रोपी चेंज क्या होता है मेरे दोस्त, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये कह रहे ये क्या लगाया, ये सिग्मा है, कह रहे डब्लू घुमा के बनाया क्या, नहीं सिग्मा है। सिग्मा का मतलब समेशन, एक से अधिक व्यक्ति हैं तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी, फाइनल एंट्रोपी देखिए कम है तो ये छोटी है, छोटी में से बड़ी माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो चेंज नेगेटिव है। तो दो बातें आगे, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, खींचते जाइए। पॉइंट क्लियर, चलें भी। तो ये सब बातें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ एड्सॉर्प्शन में क्या चल रहा होगा। अब मुद्दा ये अगला उठता है कि बताइए आपने कभी स्पॉन्टेनिटी शब्द सुना है, मतलब आप ड्रॉपर हैं तो मतलब जीवन में 12वां तो पास करके आए होंगे, 11वां नहीं तो 11वां तो पास ही किया होगा। तो स्पॉन्टेनिटी शब्द सुना होगा। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि अगर आसान भाषा में डेफिनेशन की बात करें, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तो दो शब्दों में समझा दीजिए, ऐसा कोई प्रोसेस जिसके अंदर कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, है ना। अब वो पूछेगा कब कब इच्छा शक्ति हो, अपने आप हो, स्वयं कर ले, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इनिशिएट कर दें फिर वो होता रहे, उसे भी आप वही मानेंगे स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वयं से कोई काम कर रहा है, इच्छा शक्ति उसके काम करने की, तो वो स्पॉन्टेनियस माना जाएगा उस काम के प्रति। और अगर आप उसे थोड़ा इनिशिएट कर रहे हैं उसके बाद वो कर रहा है तो भी उसे स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। अब स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए थर्मो के अंदर एक कानून बनाया गया जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो के अंदर खुल के चर्चा होगी इस पर, लेकिन फिलहाल थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि दो प्रकार के फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। एक एनर्जी फैक्टर है और एक है एंट्रोपी फैक्टर। ये दोनों फैक्टर मिल करके डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस कैसा है। पहला जो फैक्टर है उसका नाम है एनर्जी फैक्टर मेरे दोस्त। एनर्जी फैक्टर कहता है इस प्रोसेस को जब मैंने देखा तो मेरे को पता चला डेल्टा एस नेगेटिव है, देखा ना आपने पीछे भी। और जब एंट्रोपी फैक्टर को मैंने देखा तो मैंने बोला डेल्टा एस भी कैसा है, वो भी नेगेटिव। अच्छा, जब थर्मो आप पढ़ते तो वहां पे सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, तीन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये डेल्टा एच और डेल्टा एस किसके हैं, तो आप कहेंगे सिस्टम के हैं। सिस्टम की बात हो रही है ना। सिस्टम मतलब कौन, जो एड्सॉर्बेंट था उसके ऊपर आकर के जुड़ा, तो ये सब सिस्टम की, तो इसी को तो एनालाइज कर रहे हैं ना, तो ये सब सिस्टम है। तो सिस्टम का डेल्टा एच नेगेटिव है, सिस्टम का डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब जब ये दोनों नेगेटिव है तो आपको बताना है कि ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे अथवा नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए समझे। जब मेरे दोस्त डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा तो आप उससे कहेंगे इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। कैसा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने का मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। और अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो नेचर ऐसे प्रोसेस का सपोर्ट करता है। नेचर क्या बोलेगा कि मेरी तरफ से तुम स्पॉन्टेनियस हो, समझ पा रहे हैं। अगर सिर्फ इस फैक्टर की बात करें तो नेचर इस फैक्टर का सपोर्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी तरफ से हाँ है। हाँ मतलब समझ पा रहे हैं, किस काम के लिए, हाँ स्पॉन्टेनिटी के लिए, समझ रहे हैं, फर्स्ट क्लास। बगल में एक दूसरा फैक्टर है एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी फैक्टर में देखिए डेल्टा एस नेगेटिव है सिस्टम का और चेंज नेगेटिव है। और अगर चेंज नेगेटिव है तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो रही है। और अगर सिस्टम की रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो नेचर यही चाहता है कि रैंडमनेस बढ़े। नेचर ये नहीं चाहता रैंडमनेस घटे। नेचर हमेशा अव्यवस्थित चीजों को पसंद करता है।
सत्य है। आप कोई भी चीज छोड़ दीजिए तो आपका मन नहीं करेगा कि उसको सिस्टमेटिक लगाएं। देखिए, कमरे में अव्यवस्था फैलना बहुत आसान काम है, उसको व्यवस्थित करना मुश्किल काम है। तो नेचर हमेशा क्या चाहता है, चीजें अव्यवस्थित रहें। और कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए नेचर आपसे कहे कि आप किसी ऑफिस में काम करें कभी, तो मान लीजिए वो कह दे कि भाई साहब आज जिसको जैसे आना वैसे आओ, तो क्या कोई भी प्रॉपर ड्रेस में जाएगा? नहीं। कोई पता लगा भाई साहब बरमोडा पहन के जा रहा है, समझ रहे हैं? कोई सैंडो बनियान पहन के जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से जाएंगे। तो मतलब सब नेचुरल, अगर आप देखिए को छोड़ दिया जाए बिल्कुल खुला, तो नेचुरली तो बिल्कुल मतलब कोई अलग जाएगा, कोई अलग जाएगा, रैंडम जाएंगे ना। तो नेचर हमेशा रैंडम चीजों का सपोर्ट करता है। आप सिक्के उछालिए, सारे सिक्कों पे कभी एक साथ हेड या एक साथ टेल या कोई सिस्टमेटिक पैटर्न आप सोचिए, वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप 10 सिक्के उछाल दीजिए एक साथ, तो आप जो भी आंसर सोच रहे हैं कि सब पे हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सब पे टेल आएगा, उस पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अल्टरनेट हेड टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 10 सिक्कों को आप 500 बार उछालिए, रैंडम आंसर आने के चांसेस ज्यादा है। नेचर हमेशा रैंडम चीजों का सपोर्ट करता है। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो बताइए, रैंडमनेस अगर डिक्रीज कर रही तो नेचर क्या कहेगा? नेचर कहेगा मेरे लिए, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं, और मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं तो मेरे दोस्त नॉन स्पॉन्टेनियस है, मेरी तरफ से ना है। तो ये ना किसकी हो रही है, समझ पा रहा है? नेचर डिसाइड कर रहा है, यूनिवर्स डिसाइड कर रहा है कि क्या होने वाला है। तो पहले वाले की हाँ है, दूसरे वाले की ना है। मेरे दोस्त, जब एक की हाँ और एक की ना होती तो मामला बड़ा अटक जाता है। याद रखिएगा, जब एक की हाँ और एक की ना, जैसे सुनील एक युवक है मान लीजिए, डिंपल एक युवती है, तो मान लीजिए सुनील और डिंपल दो है ना, पुरुष है, महिला मित्र हैं, लेकिन सुनील की हाँ है और डिंपल की ना है। तो जब एक की हाँ और एक की ना है तो कैसे डिसाइड होगा कि होगा कि नहीं? तो माहौल डिसाइड करेगा। माहौल का मतलब होता है मेरे दोस्त एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप फिलहाल अगर टेक्निकल बात करें तो टेम्परेचर का रोल हो सकता है। आम दुनिया में बातें करें तो जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति राजी, एक व्यक्ति नहीं राजी है, अब होगा कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए फूफा को बुलाया जाएगा। फूफा समझाएंगे, अरे लड़के की सरकारी नौकरी है, कर लो, इस टाइप, समझ लो। हाँ, क्या थोड़ा काला हुआ तो क्या हुआ, ये है मामला। अब देखिए यहां पे क्या है, अब देखिए डेल्टा जी सिस्टम चेक करेंगे, एक तीसरा फैक्टर आता है, वो इन तीन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ये दोनों रिजल्टेंट मिलाकर के अपना डेल्टा जी सिस्टम तैयार करते हैं। ये तीसरा फैक्टर है, ये तीनों को दोनों का रिजल्टेंट है, और ये आखिरी में डिसाइड करवा देता है कि एग्जैक्टली क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी कब होगी, और होगी तो कब होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ये सब ये डिसाइड करेगा, इनका रिजल्टेंट, क्योंकि एक की हाँ एक की ना है, तो किसी एक से डिसाइड नहीं होगा, दोनों से मिलाकर डिसाइड होगा। तो बताइए डेल्टा जी को डिफाइन किया जाता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप कहेंगे भाई साहब नेगेटिव। ठीक है, ये ये भी नेगेटिव है। कोई पूछे ये, तो ये भी नेगेटिव है, क्योंकि टी तो पॉजिटिव है ना, टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है। फिर पूछेगा ये माइनस टी डेल्टा एस, तो आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव है। देखो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए माइनस टी डेल्टा एस के बारे में आपके क्या विचार है, तो आप कहेंगे ये पूरा पॉजिटिव आंसर देगा। तो बताओ डेल्टा एच कैसा हो गया, नेगेटिव, ये पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। आपने ये बात नहीं पढ़ी तो सुन लें, और सुनिए तो अच्छी बात है। अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस नेचर के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस है। इस पर और खुल के बात होगी थर्मो में, बहुत ज्यादा खुल के, लेकिन फिलहाल अभी आप ये बातें ऐसे लीजिए कि अगर आपने नहीं पढ़ी है तो स्पॉन्टेनिटी होने का फाइनल क्राइटेरिया है डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होना। अब बताइए निगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा? नहीं, डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड पर। मान लीजिए हमें नेगेटिव बनाना है, हमें मन करके हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं इसको, कैसे बनाओगे नेगेटिव बताओ? नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव हो, पॉजिटिव वाला कम पॉजिटिव हो, तो नेट में आंसर नेगेटिव बन जाएगा। क्या बात समझ पाना? नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव हो, पॉजिटिव वाला कम पॉजिटिव, तो नेट में आंसर नेगेटिव बन जाता है। अगर ऐसा सीन बन जाए तो क्या माहौल बहुत पारिवारिक हो जाएगा, और कार्यक्रम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। ऐसा होने के लिए बताइए इसको -3 जैसा और इसको +2 जैसा होना चाहिए। अब इसको याद ना कर लेना, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बताइए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, डेल्टा एच का 3, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉड ऑफ डेल्टा एच, मॉड समझते हैं मैग्नीट्यूड, और मॉड ऑफ टी डेल्टा एच के दोनों के मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, इसका। अगर ऐसा हो गया तो स्पॉन्टेनिटी हो जाएगी।
और ऐसा होने के लिए बताइए, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 3 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 2 आ गया, तो ये इससे बड़ा है ना, देखो, तो काम बन जाएगा। अब ऐसा होने के लिए बताइए इसका मॉड छोटा होना चाहिए। इसका मॉड कब छोटा होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। बोलो, इसका मॉड कब छोटा होगा? जब लो टेम्परेचर आप लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होते हैं। इतनी मेहनत के बाद ये आंसर निकलता है। समझ पा रहे हैं? तो कोई पूछे स्पॉन्टेनिटी कब होगी, तो आप कहेंगे लो टेम्परेचर पे। ये सब यहां से निकला है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और इसलिए लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी होगी। कितनों को बात समझ में? कंक्लूड करिए। अब मान लीजिए आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, आप बहुत तेज हैं, कह रहे हैं भाई साहब मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता, ये सब मेरे को आउट ऑफ सिलेबस लगता है। लगने को आपको कुछ भी लग सकता है, नहीं। अब आप कुछ समझना नहीं चाहते। देखिए होता क्या है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो लॉजिकल स्टडी करते हैं, जो हर चीज का कारण ढूंढते हैं। दूसरे होते हैं जो केवल एक रास्ता ढूंढते हैं जिससे मेरा काम बन जाए, और बस कभी कभी कुछ कुछ सवाल सही हो जाए और काम ठीक ठाक चलता रहे, बहुत ज्यादा दिमाग ना खर्च हो। तो अगर आप ऐसे वाले हैं, सेकंड वाले, तो फिर ये सब मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, पॉइंट ले लीजिए सीधे। तो कई लोग ऐसे भी पढ़ते लिखते हैं, कहते हैं एड्सॉर्प्शन में 3 बातें याद रखना, है ना। कहते हैं डेल्टा एच कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। डेल्टा एस कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसे याद कर लो बस। और डेल्टा जी सिस्टम अगर आप नेगेटिव कर देंगे तो स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी। फिर पूछेंगे डेल्टा जी सिस्टम जो है वो नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर। खत्म। लर्न बाय हार्ट, यहाँ पे स्टार बना लीजिए। और समझने के लिए पुरानी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो आपने पीछे समझी है। 2 प्रकार की पढ़ाई लिखाई, इसमें कोर्स जल्दी खत्म होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें कोर्स के साथ 2 व्यक्ति और खत्म होते हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे तो 2 लोग मिलकर कोर्स खत्म कर रहे हैं अपने साथ साथ, खुद को भी खत्म कर रहे हैं। 2 खत्म व्यक्ति एक चीज को खत्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आइए आगे बढ़े। यहां से आप कह सकते हैं इट मीन्स लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। और ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में हर बात का एक्सप्लेनेशन जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। और एसर्शन रीजन के सवाल यहीं से निकलते हैं। वो आएंगे 3-4 ही, लेकिन वो 3-4 ही डिसाइड कर देते हैं फिर। तो छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल अटक जाएंगे। और अब पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड होने लगा है, धीरे धीरे और होता है, अगली बार और अच्छा पेपर है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल टू इंक्रीज द एडसॉर्प्शन। यहां से कारण समझ में आपको आ जाता है कि लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है एडसॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। ये सब जितनी भी प्रक्रिया मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब बातें जनरल एडसॉर्प्शन के लिए सही है। जनरल एडसॉर्प्शन क्या होता है? ऐसा एडसॉर्प्शन जो कहीं भी हो जाए, जो चूजी ना हो, जैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन। ये सारी बातें किसके लिए सही है? अभी तक जो आपने बातें पढ़ी वो सब फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए सही है, क्योंकि वो जनरल बातें हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एडसॉर्प्शन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं? इसका मतलब बिल्कुल। तो 2 प्रकार के एडसॉर्प्शन, एक फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक केमिकल एडसॉर्प्शन। हिडन टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। पहला फिजिकल एडसॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है मेरे दोस्त, वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब वो जनरल होता है, कहीं भी हो जाता है, चूजी नहीं होता। केमिकल एडसॉर्प्शन बड़ा चूजी होता है, स्पेसिफिक होता है, हर जगह नहीं होगा। आइए दोनों में और अंतर समझते हैं। एक तरफ हिंट डाल लीजिए फिजिकल एडसॉर्प्शन। आओ समझे अंतर। पॉइंट लिखते जाइए, फिर समझते हैं एक साथ, है ना। पहला पॉइंट,
ये पहला डिफरेंस है, और ऐड करते जाइए फिर एक साथ समझते हैं। कोशिश करिए कि नोट साथ में बनाते जाइए, जिससे बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल क्लास खत्म मतलब खत्म, फिर आप उसको जब मन करे रिवाइज कर लें। तो अटेंटिव होकर बैठिए और क्लास में एक साथ ही साथ नोट्स बनाने की कोशिश करिए। कुछ छूट जाए तो बाद में देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं छोड़िए कि भाई साहब सब मैं बाद में लिखूंगा पूरा, अभी बैठे रिलैक्स। हाँ बताओ तुम क्या कह रहे हो, मटर छीलने घर में बैठ के। हाँ भाई चलो पहले इतने समझ लेते हैं, फिर आगे एक और लिस्ट बनाएंगे। पहले सबसे यहाँ पे आइए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, मतलब इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स होते हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में। तो अगर इन दोनों के बीच में एक जनरल एड्सॉर्प्शन पैटर्न बना है तो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होंगे। वॉन्डरवॉल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, उस टाइप के, मतलब आपको कोई बॉन्ड ना समझ में आया तो आप बोल दीजिए वॉन्डरवॉल, है ना। जैसा को केमिकल बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा, कोवेलेंट डायनिंग नहीं समझ में आ रहा, बोल दीजिए वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन अभी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होते हैं, जनरल फिजिकल फोर्सेज है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, पहला इसमें केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसमें वॉन्डरवॉल। अच्छा ये वाला रिवर्सिबल क्यों है, रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि देखिए पहली चीज तो मल्टी लेयर क्यों है, रिवर्सिबल क्यों, दोनों का जवाब एक साथ ले लो। जैसे ये एड्सॉर्बेंट है, तो एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो एड्सॉर्बेट की लेयर आएगी, तो पहली लेयर मान लो ऐसी आ गई, तो यहां पे फिजिकल बॉन्ड बन गया, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। इसके ऊपर अगली लेयर भी आ सकती है एड्सॉर्बेट की, क्यों, एड्सॉर्बेट की एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में भी तो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन हो सकते हैं भाई। वॉन्डरवॉल का मतलब किसी के बीच में भी हो सकते हैं, जनरल पैटर्न है वो तो एक और लेयर आ सकती है, फिर एक और लेयर आ सकती है, तो ये मल्टी लेयर है। इसमें कोई वैसा मामला नहीं कि वैलेंसी खत्म हो गई एड्सॉर्बेंट की, केमिकल बॉन्ड तो आप बना नहीं रहे, तो एक के ऊपर एक लेयर आ सकती है, मल्टी लेयर होगा। कमजोर बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी कमजोर है, कमजोर बॉन्डिंग आसानी से तोड़ी जा सकती है, यानी कि मामला वापस भी लाया जा सकता है, इनको अलग अलग भी किया जा सकता है। इसका ना रिवर्सिबल है। मल्टी लेयर समझ में आ गया, रिवर्सिबल समझ में आ गया, चूज ही नहीं है, नॉन स्पेसिफिक, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। एनर्जी कम क्यों रिलीज हुई, बॉन्ड कमजोर है, खुद ही सोचिए, एक बात पकड़ लीजिए इसको, इससे सब निकल आएगा। बॉन्ड कैसा है, कमजोर है, कमजोर है तो आसानी से टूटेगा, रिवर्सिबल। जनरल बॉन्ड है तो किसी के बीच में भी हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक, है ना। और जनरल बॉन्ड है तो फिर एक के बाद एक लेयर भी आ जाएगी, मल्टी लेयर। दो चीजें जुड़ी हैं तो एक्सोथर्मिक तो होगा ही, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा, 20-40 के बीच में। क्या सारी बातें क्लियर है, नेगेटिव तो लगेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। इधर आइए, यहां कैसे बॉन्ड बनेंगे, मजबूत बॉन्ड। जब मजबूत बॉन्ड बनेंगे तो बताइए, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर लेयर चढ़ी तो केमिकल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, मान लो। अब केमिकल बॉन्ड बन गया तो भाई साहब एड्सॉर्बेंट की सारी साइट ऑक्यूपाई हो गई होंगी, एक लेयर चढ़ गई, कहानी खत्म। अब साइट ऑक्यूपाई, वैलेंसी खत्म, अब थोड़ी अगली लेयर चढ़ेगी, क्योंकि उनको केमिकल बॉन्ड कैसे किसके साथ बनाएंगे,
ये तो खत्म हो गई, इसकी सारी वैलेंसी आपने ऑक्यूपाई कर ली, तो अब कुछ भी केमिकल बॉन्ड के थ्रू इसके ऊपर नहीं जुड़ सकता। तो ये कैसा है, ये सिंगल लेयर है। और केमिकल बॉन्ड किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में नहीं बन जाते हैं, बहुत चूजी होते हैं। दो स्पेसिफिक लोगों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेंगे। तो स्पेसिफिक है, सिंगल लेयर है, बॉन्ड मजबूत है, आसानी से टूटेगा नहीं, तो इररिवर्सिबल है। और बॉन्ड अगर मजबूत है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि मजबूत बॉन्ड बना है। तो नेगेटिव तो होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा एक्सोथर्मिक। क्या सारी बातें क्लियर? अब इसका डेटा कभी कभी वेरी करके दिया जाता है कुछ जगहों पे, कहीं कुछ दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा। आप यही वाला फॉलो करें, एनसीईआरटी इसको फॉलो करेगी। तो एनसीईआरटी इसको ही फॉलो करती, तो आप भी इसी को फॉलो करें। ठीक, चले भैया आगे बढ़े। सभी लोग जीवित? अंगूठे दिखाया करो मेरे सुस्त दोस्तों, इतनी सुस्ती लेके कहां जाओगे जिंदगी में। 10 नंबर पे नहीं, काट के मत दो अंगूठा, बस अंगूठा दिखा दिया करो। काट के दे दोगे तो अगली अगली क्लास में कैसे दिखाओगे? क्या पैर का इस्तेमाल कर लूंगा। एक तरफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक तरफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, कुछ डिफरेंसेस और ऐड करें या कुछ कनेक्शंस। देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है अभी। पहले में कह रहा है लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, दूसरे में कह रहा है हाई टेम्परेचर फेवरेबल। प्रेशर दोनों में हाई फेवरेबल है। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ 0 के आसपास चाहिए होती है, ना के बराबर। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इस पे एक प्रश्न भी आया था, वो एकदम आप मॉड्यूल जो आपको मिला है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भेजा हुआ है, उसकी परिभाषा जो मैंने समझाई वो एग्जैक्टली वही सवाल में एक स्टेटमेंट में लिखी हुई है। और एक्टिवेशन एनर्जी कभी कभार 0 की तरफ टेंड भी कर सकती है ना, जैसे बहुत एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है तो उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई थी वहां। लेकिन गैसियस रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली 0 नहीं होती, गैसियस रिएक्शन में टेंडिंग हो जाती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में थोड़ी बहुत 0 जैसी मान सकते हैं आप, क्योंकि बहुत एक्टिवेटेड होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो उसके बारे में थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल भी सवाल है जो इस बार आया था, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल वगैरह मेंशन नहीं है। अगर आप फ्री रेडिकल मानते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी, अगर आप गैसियस रिएक्शन मानते हैं केवल तो फिर 0 नहीं होगी। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, देखना पड़ेगा वो क्या मान के आंसर देते हैं सामने वाले। ठीक है, बात पूरी समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी नॉन जीरो है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है भाई यहाँ पे? क्योंकि आप केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। जब आप केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो होता क्या है, उसमें रिएक्टेंट को पहले एक्टिव करना पड़ता है। रिएक्टेंट पहले से ही थोड़ी प्रोडक्ट बना देगा, अगर पहले से एक्टिव होता तो पहले ही प्रोडक्ट सीधे बना देता, फिर तो फिर एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग है। अगर पहले से एक्टिव होगा तो फिर तो दोनों सेम होंगे। तो मान लीजिए रिएक्टेंट है, तो आप पहले इसको एक्टिव कर रहे हैं ना, तो जब इसको एक्टिव करेंगे तो बताइए, जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ऐसे आपने पहले इसको एक्टिव किया, फिर आपने यहाँ इसको पहुंचा दिया, ये प्रोसेस। इस पूरे खेल के घटनाक्रम के दौरान ये जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते हैं बाहर से इसको, यही एक्टिवेशन एनर्जी है। क्यों देते हैं? जिससे कि जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, यहाँ पे एंथैल्पी प्लॉट हुई है, तो रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाए। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या होता है? ये मिनिमम एनर्जी होती है जहां तक पहुंचना जरूरी है, जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट में आ पाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए और फिर प्रोडक्ट बन पाए।
तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करेंगे तो आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है, वो देनी पड़ेगी आपको। जबकि यहाँ पे लो टेम्परेचर फेवरेबल है क्योंकि ये जनरल एड्सॉर्प्शन है, इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं देना पड़ता है। तो ये वैसा ही चलेगा जैसे पीछे समझाया गया था, ये वाला लॉजिक। देखिए यहाँ लिखा भी था, ये सब बातें किसके लिए सही है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, बराबर। केमिकल में थोड़ा मामला अलग हो जाता है, उसमें थोड़ा ऐसा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर फेवरेबल। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ हमने हाई टेम्परेचर दे दिया तो उससे क्या होता है? फिर टेम्परेचर बढ़ने से ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलती है, ये तो स्टैंडर्ड होती है हर रिएक्शन की, तो ये तो इतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसको हीट देते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे खूब सारे, मान लो ये सब मॉलिक्यूल है, ये तो इनमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप टेम्परेचर देंगे इसको, तो हीट आपने ज्यादा सप्लाई की तो खूब सारे मॉलिक्यूल एनर्जी पा जाएंगे, तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी। ये एनर्जी उतनी ही रहेगी लेकिन इसको क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एनर्जी ज्यादा सप्लाई की है। तो उससे होता क्या है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने से। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज होती है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ये काइनेटिक्स में ही पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगता है जल्दी जल्दी, ये कारण है। तो कोई पूछे हीट बढ़ाने से क्या होता है? यहाँ पे हीट बढ़ाने से क्या होता है? ज्यादा लोग, जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, अगर आप खूब सारी हीट देंगे तो खूब सारे पार्टिकल वो हीट लेकर के यहाँ ऊपर पहुंच जाएंगे, और यहाँ जितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे उतना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो फायदा मिलता है रिएक्शन को। तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, ये क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर, ये दोनों पॉइंट क्लियर। प्रेशर दोनों जगह एक जैसा क्यों दिया है? यहाँ भी हाई वहां भी हाई, ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है ना? तो दोनों जगह हाई क्यों है? क्योंकि भाई आप चाहे फिजिकली जोड़ें चाहे आप केमिकली जोड़ें, पास तो लाना पड़ेगा ना उनको, और पास लाने के लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर दोनों जगह हाई देना पड़ेगा। तो प्रेशर में डिफरेंस नहीं है, प्रेशर दोनों जगह हाई देना पड़ेगा। क्लियर है? तोड़ डालिए। बात को आप ली चैटलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेशर वाली बात है, आप इसको समझना चाहते हैं ली चैटलर से, आपने कभी ली चैटलर पढ़ा हो? उसमें फिजिकल चेंजेस पे ली चैटलर पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक एड्सॉर्बेंट है ना, इसके ऊपर एड्सॉर्बेंट जुड़ा, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब मान लो ये फिजिकल चेंज है, उस पर समझा रहे हैं आप। तो बताइए पहले वॉल्यूम कैसा होगा? यहाँ एड्सॉर्बेट जब फ्री था तो वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में जब जुड़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये गैस देखो पहले फ्री फॉर्म में थी। फिर आपसे पूछा था कि ली चैटलर क्या कहता है? रिवर्सिबल रिएक्शन है मान लो ये, मान लीजिए हम इस बात को किस पे समझ रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन पे, मतलब इस पे समझ रहे हैं, फिजिकल पे समझ रहे हैं। तो इस पे समझने का तरीका एक और हो सकता है। देखिए अगर आप ली चैटलर लगाते हैं तो ली चैटलर क्या कहता है? किसी भी फिजिकल चेंज में, आप आगे चल के केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे बात, किसी भी फिजिकल चेंज में जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होती है जिस तरफ वॉल्यूम कम हो। तो यहां जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जिस तरफ वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम किस तरफ कम है? इधर। तो प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? इधर। और अगर रिएक्शन आगे शिफ्ट हो गई तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, आगे जाने का मतलब एड्सॉर्प्शन बढ़ गया। इससे भी आप समझा सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा क्यों रिक्वायर्ड है एड्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। समझ रहे बात? तो यहां से भी आप समझा सकते हैं। अगर आपने ली चैटलर नहीं पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाइए, मैंने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, है ना? मान लीजिए आपको ली चैटलर बिल्कुल नहीं आता, पहली बार नाम सुन रहे हैं, बहुत मासूम है आप। हालांकि अगर आप ड्रॉपर हैं वाकई असली वाले, या आपने 12वां पास किया, तो सुना तो होना चाहिए। अगर ये नहीं सुना तो मतलब मामला सुना सुना रहा है, फिर समझिए। और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मान के चलिए ली चैटलर जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल बात को सपोर्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल भी आपको हेल्प कर रहा है। प्रेशर बढ़ने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है, तो इस तरफ चलेगी रिएक्शन, फॉरवर्ड साइड में जाएगी तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। इसीलिए वो कह रहा है हाई प्रेशर इज फेवरेबल टू इंक्रीज द एड्सॉर्प्शन। आगे बढ़ जाओ भैया। एक सवाल यहां पे छोटा सा और बनता है,
ये स्टेटमेंट कैसा है? तो आप कहेंगे सही स्टेटमेंट है। ठीक है, समझाओ कोई एग्जांपल। तो फिर क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा हो हम उसे केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ केसेस में? तो ये सही एग्जांपल इसका आप दे सकते हैं। जैसे H2 गैस है, वो पहले फिजिकली एड्सॉर्ब होती है, ऑन द सरफेस ऑफ निकल। ठीक है, कब? जब टेम्परेचर आप कम रखते हैं, कम टेम्परेचर पे होती जाती है एड्सॉर्ब। लेकिन मान लीजिए आपने हीट कर दिया, इसी रिएक्शन को अगर आप काफी हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो बहुत हाई लेवल पे जब टेम्परेचर चला जाएगा, बट इट विल बी, तो ये केमिकली एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो आप सोचेंगे पहले फिजिकली हो रही थी, फिर वही लोग आपस में केमिकली कैसे जुड़ गए? तो उसका कारण है कि वो डिसोसिएट हो जाता है। ये जो H2 है, आपने कभी वेल्डिंग वेल्डिंग पढ़ा है? वेल्डिंग होता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन में, और जब ये नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये केमिकली एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसका मतलब पहले यही H2 फिजिकली एड्सॉर्ब हो रहा था, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो फिर यही H2 बहुत आगे चल करके हाई टेम्परेचर पे जाने पे H2H में कन्वर्ट हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन में, और वो केमिकली एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो कभी आपसे ऐसा घुमा फिरा के कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। आशा करते हैं आशा को भी इतनी बात समझ में आ गई। तोड़ डाली, अगर बात क्लियर है तो और विचार व्यक्त कर सकते हैं आप अपने जैसे भी। नेसेंट का मतलब बताइए भाई साहब। बहुत ऊर्जावान, जैसे कि आप हैं, एकदम फ्री। एकदम तुम्हारे जैसा है, बहुत ऊर्जावान। भारत का युवा काफी ऊर्जावान है, उठते ही रील बनाता है। चलिए आगे बढ़िए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन डन, केमिकल एड्सॉर्प्शन डन, उसमें डिफरेंस वगैरह आप समझ गए। अब आगे बढ़िए। अगला कार्यक्रम है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे एड्सॉर्प्शन की रेट के ऊपर असर पड़ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। लिस्ट बनाए। पहला, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। तीसरा, टेम्परेचर। चौथा, प्रेशर। तो ये चार है अभी। अब इन चारों को समझना होगा आपको बारी बारी से। 40 नंबर पे। पहला, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आप ये पोर्स बना के बैठे हैं, छोटे छोटे पोर्स का मतलब समझ, रेसिडुअल फोर्सेस बैलेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इन पे आकर के कोई चीज आकर के जुड़ेगी। अब ये जितने ज्यादा होंगे संख्या में पोर्स, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। भाई ये जितने अनस्टेबल होंगे, इनकी संख्या और बढ़ा दो, मान लो इसमें और चेंज कर दें ऐसे से, तो जितनी इनकी संख्या ज्यादा होती जाएगी उतना एड्सॉर्प्शन और बढ़ेगा भाई। तो कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि
अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बैलेंस नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट में जो नॉन जीरो है, ऐसे लोगों की संख्या तादाद बढ़ा दी जाए तो क्या मामला और बढ़िया हो जाएगा एड्सॉर्प्शन के लिए? ठीक है, तो क्यों बढ़िया हो जाएगा? क्योंकि रेसिडुअल फोर्सेस और बढ़ जाएंगे, और रेसिडुअल फोर्सेस और बढ़ गए तो स्टेबिलिटी और गिर जाएगी, स्टेबिलिटी और गिर गई तो एनर्जी सरफेस की और बढ़ेगी, उसको शांत करने के लिए एड्सॉर्प्शन कराना पड़ेगा, तो एड्सॉर्प्शन ही बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर क्या है भाई, जितना ये अनबैलेंस फोर्सेस ज्यादा होंगे उतने रेसिडुअल फोर्सेस ज्यादा होंगे, उतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, उतनी सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस पे एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को? इससे स्लो पढ़ोगे ना, एक को कह रहा है इससे स्लो पढ़ाइए, इससे स्लो पढ़ोगे तो तुम्हारा कोर्स खत्म होगा 5 साल में, फिर 2024 का मत भरना, आगे का लेना, क्या पता ईएमआई पे सस्ता मिल जाए फॉर्म, है ना? 2028 का ले लो सीधे। कह रहे मेरे को 2028 का मिलेगा क्या? समझ रहे हैं? अभी तो आपको अभी आपको मैं बहुत आराम आराम से एकदम, है ना, लोरी सुना सुना पढ़ाऊं तो आपको बहुत मजा आएगा, कहेंगे अरे यार बहुत बढ़िया आदमी, एकदम आराम आराम से पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम मेरे पैदल दिमाग को भी बिल्कुल आराम मिल रहा है। लेकिन वो आराम कुछ दिनों का ही होगा, समझ रहे हैं? वो मतलब 4 महीने आपको आनंद देगा, फिर आपका कोर्स ही नहीं खत्म होगा, फिर कोर्स चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा 2028, फिर आप कहेंगे कि आराम तो काफी मिला, लेकिन आगे की जिंदगी बहुत कष्टदायक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जैसा मैं चला रहा हूं वैसा सुनते हैं आप, मेरे को धीमा तेज करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को एडजस्ट करिए। ठीक है, मेरे को पता है मेरे को कैसे पढ़ाना है, कितनी तेज पढ़ाना है, कब धीमे बोलना है, ये मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं। तो कृपया अगर आपके अंदर कुछ भी ज्ञान उत्तेजित हो रहा हो उसको रोकिए, मेरा खुद का नहीं संभलता है, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार का सुझाव मत दीजिए। मेरे को पता है पिछले 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और एक तरफा कर रहा हूँ, कब मुझे धीमा करना है कब मुझे तेज करना है सारी बातें पता है। ठीक है, तो आप चुपचाप आकर के पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपका एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा है तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करिए, अपने तेज दिमाग को इसके हिसाब से सेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, सुझावों से परे रहिए, मतलब ये सुझाव समिति में मत आइए कि ऐसा कर दीजिए सर अब वैसा कर दीजिए, मेरे को पता है मैं कैसे करना है, कैसे कोर्स खत्म होगा प्रॉपर, है ना, कब खत्म हो सकता है, फिर उसमें क्या स्पीड रखनी होगी। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ क्या है, अपनी अपनी दरी लेकर क्या करिए, दोनों हाथ जोड़ करके आनंद तक बैठ जाए करिए, एकदम आनंद लीजिए भक्ति का, केवल सुनिए, केवल आपका काम सिर्फ एक है, सुनना, ना सुझाव देना, ना किसी और प्रकार का तर्क करना। ठीक है, केवल सुनना, और जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और ये सब प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलता है कि कब कैसे क्या कितना मामला चलाना है, उसी हिसाब से कोर्स सही तरीके से पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा अनबैलेंस होंगे, और अगर आपको इसकी स्पीड बहुत तेज लगती है, मान लो आप बहुत ही, आपको लग रहा है भाई साहब ये तो शक्ति, ये तो बहुत अभी मॉडरेट स्पीड है, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, मेरे तो तेज दिमाग में भाई साहब एक बात भी नहीं जा रही, तो आप एंथ्यूज बैच में चले जाएं। और अगर आपको तेज स्पीड लगती है तो आपके लिए नर्चर बैच है ना, क्योंकि फिर आपका बैठ नहीं रहा, अभी आप नर्चर में जाइए, नर्चर में जाकर के एकदम आराम आराम से पहले पढ़िए। ठीक है, वहां आराम आराम से पढ़ाते हैं क्योंकि वहां 2 साल में पढ़ाना है। हाँ, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप धीमा करके। हाँ। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए एक और बात सुन लीजिए, खत्म करते हैं। पाउडर्ड स्टेट में अगर आप ले लें निकेल को, है ना, जैसे निकेल इसको पाउडर्ड स्टेट में ले लें तो भी एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं एड्सॉर्प्शन बढ़ाने के, अगर आप एड्सॉर्बेंट के नेचर की बात करें तो। ठीक है, नमस्कार।